आइए इस पाठ के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वायरिंग किसे कहते हैं। देखिए, घर में जो भी विद्युत से चलने वाले जो भी सामान होते हैं, उनको विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए जो हमें वायरिंग करनी पड़ती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। मतलब ये है कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो विद्युत यानी कि बिजली से चलती हैं। उनको ये बिजली आपूर्ति करने के लिए सुगम तरीके से आपूर्ति करने के लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ वायरों, कुछ तारों का जाल बिछाना पड़ता है। उसे ही हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। मसलन आपके घर में अगर कोई पंखा लगा हुआ है, कोई बल्ब या ट्यूबलाइट लगी हुई है, एसी, फ्रिज या फिर आपका वाटर गीज़र है, ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए, आपके किचन में मिक्सी चलाने के लिए, ये जो विद्युत की आपूर्ति के लिए जो वायर बिछाए गए हैं, उस वायर के बिछाने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग बोलते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी बोलते हैं, जिस पोर्ट से आपको विद्युत के जो उपकरण हैं उनमें बिजली की जो शक्ति ली जाती है, उसको, उस पोर्ट को या उन चीज़ों को हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो मोटर, जनरेटर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, छोटे बड़े उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, अनुसंधान केंद्रों में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी को विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये विद्युत ऊर्जा सुगमता से वहाँ तक मुहैया कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें जो समान अवधारणा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है विद्युत का, अगर हम उस पर विचार करें तो हमारे पास दो तरीके के विद्युत आपूर्ति सप्लाई सिस्टम है। एक तो है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट सप्लाई सिस्टम, दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई सिस्टम, एसी। अभी हम आगे इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि डीसी के फीचर्स क्या हैं, इनकी महत्ता क्या है, इनकी खासियत क्या होती है, और फिर इसी तरीके से हम अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो ये एक डायरेक्ट करंट का, इसमें इस पूरी सप्लाई सिस्टम में डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे बताएंगे कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। पहले हम लोग इस बिंदुओं पे चर्चा कर लें, इन बिंदुओं पे चर्चा कर लें। इस समय के साथ कोई भी इनके पोलैरिटी में यानी कि पोल्स में चेंजेस नहीं होते हैं, बदलाव नहीं होते हैं। इनमें जो फ्रिक्वेंसी है वो शून्य होती है क्योंकि यहाँ पे कोई पोल चेंजेस नहीं है। अब देखिए, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है। देखिए, डायरेक्ट करंट का जो हमारे पास महत्वपूर्ण सोर्स है, जो आप आसानी से अपने घरों में देख सकते हैं, वो कोई बैटरी हो सकती है। जैसे हमारे पास ये बैटरी है, इसके दो टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे अगर हमने इस टर्मिनल को प्लस और इस टर्मिनल को नेगेटिव माना है, तो अगर ये डायरेक्ट करंट है और इसमें अगर हम इससे कोई कनेक्शन बनाते हैं, सपोज़ किया हमने एक बल्ब ही इससे जलाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर देखिए, ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, और समय चाहे जितना भी बीत जाए, अगर ये डीसी करंट का अगर हम उदाहरण ले रहे हैं, कोई बैटरी से हम इसका कनेक्शन किए हुए हैं, समय चाहे जितना भी बीत जाए, ये पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी। मतलब ये टर्मिनल हमेशा से ही पॉजिटिव रहेगा और ये टर्मिनल हमेशा से नेगेटिव रहेगा। कहने का आशय यह है कि डायरेक्ट करंट में जो पोल्स होता है उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो अनंत तक पॉजिटिव रहेगा, जो टर्मिनल नेगेटिव है वो टर्मिनल अनंत तक नेगेटिव ही रहेगा, उसके पोल्स में चेंजेस नहीं होंगे। अब देखिए, अगर पोलैरिटी में चेंजेस नहीं हैं तो इसी पोलैरिटी में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आपने अपने कोई उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि आपके पास जो चार्जर होता है, मोबाइल फ़ोन का जो अडेप्टर होता है, या कह लीजिए चार्जर जिसको सरल भाषा में हम कहते हैं, जिससे आपका फ़ोन चार्ज होता है, उस पर जब आप रीडिंग्स देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 3 वोल्ट या 4 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ या 50 हर्ट्ज़, जो HZ है 50 हर्ट्ज़। वोल्ट तो आपका वो आउटपुट में कितना जो है
दोनों पोल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको वोल्ट में हम मेज़र कर लेते हैं। लेकिन जो पोलैरिटी में चेंजेस होते हैं, जो उनके टर्मिनल के डेजिग्नेशन में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जो चेंजेस होते हैं, उसको हम हर्ट्ज़ में नापते हैं कि 1 सेकेंड में ये कितनी बार पॉजिटिव कितनी बार नेगेटिव हो पा रहा है। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो वहाँ पे कोई पोलैरिटी में चेंजेस नहीं होते, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो 0 होती है, 0 होती है। जब हम एसी करंट की बात करेंगे और एसी सप्लाई सिस्टम की बात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जाता है। एसी स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें देखिए समय के साथ आवृत्ति के रूप में बदलते हैं। इसका जो टर्मिनल है, पोलैरिटी है, वो समय के साथ चेंज होती रहती है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पोलैरिटी का चेंजेस होता है, उसको एक साइक्लिक प्रोसेस, साइन वेव, साइनोसाइडल वेव से भी बता सकते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हमारे पास कोई स्रोत है, अगर मान लीजिए यह स्रोत है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का, इससे आपको कोई मान लीजिए बल्ब जलाना है, तो आपने अगर इसका कनेक्शन किया हुआ है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को हम इस तरह से डेजिग्नेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमेशा से ही एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डायरेक्ट करंट की तरह हमेशा से पॉजिटिव नहीं रहेगा, इसमें चेंजेस होंगे। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर ऊपर हमने प्लस लिया, नीचे माइनस, तो पहले ये पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, फिर ये 0 आएगी, फिर ये नेगेटिव होगी, फिर 0 होगी। तो अब आप देखिए एक फ़िक्स टाइम पीरियड में, एक फ़िक्स टाइम स्लॉट में जो चेंजेस हो रहे हैं पोलैरिटी में, देखिए अगर हम इस यहाँ पे मान लीजिए 0, यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 की बात करें, तो देखिए T1 पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव था ये टर्मिनल, वहीं जब हम T3 पे बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम नेगेटिव था, और फिर T4 पे क्या हो गया, 0 हो गया। ये चेंजेस होते रहते हैं। अब देखिए जो हर्ट्ज़ की बात मैं कर रहा था, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा था, वो इसी को डिफ़ाइन करता है। अगर मान लीजिए ये 60 हर्ट्ज़ इसका फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये 60 बार पॉजिटिव और 60 बार नेगेटिव होगा। इसके पोल्स में जो चेंजेस होंगे वो 60 टाइम्स होंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर आपने देखा। अगर मैं आपसे बात करूं कि ख़तरनाक कौन सा होता है, तो आपको लगेगा कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ज़्यादा डेंजरस है, बट ऐसा नहीं है। हाई वोल्टेज पे डायरेक्ट करंट भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। आगे बढ़ते हैं और वायरमेंट टूल्स के बारे में देख लेते हैं कुछ रफली। एक इलेक्ट्रिशियन नाइफ होता है, ये इंसुलेटेड होता है, जिससे कि हम किसी भी वायर पे लगा हुआ इंसुलेशन या कोटिंग को हटाते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम स्क्रू को खोलते या कसते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। कॉम्बिनेशन प्लायर का काम क्या है, ये इसका कटर, यहाँ पे देखिए ये कटर है, यहाँ पर भी कटर होता है, ये कटर को काटता है और यहाँ से हम उसके वायर के कोटिंग को हम छीलते हैं या उसको टर्न करते हैं, कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं। वहीं बात करेंगे नोज़ प्लायर्स की। नोज़ प्लायर ये कटर से अगर ज़्यादा गेज के वायर हैं तो हम लॉन्ग नोज़ प्लायर या नोज़ प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। टेस्टिंग लैंप्स की मदद से हम पावर को चेक करते हैं कि कहाँ पे सप्लाई है नहीं है। स्पैनर की मदद से कोई बोल्ट को हम टाइट या लूज़ कर सकते हैं। एडजस्टेबल रेंज की मदद से हम अलग अलग तरीके के जो अलग अलग साइज़ेस के जो हमारे पास कह लीजिए स्क्रू हैं या फिर नट हैं, उनको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिपलिंग टूल एक अलग सा इक्विपमेंट है। क्रिपलिंग टूल आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्रिपलिंग टूल्स की मदद से हम किसी में जो हमारा वायर है उसमें थिम्बल लगा करके उसको फिक्स करते हैं। होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई पोर्ट है, उसमें वायर को कनेक्ट करने के लिए थिम्बल लगाना है, तो हम क्रिपलिंग टूल की मदद से वायर और थिम्बल को कनेक्ट करते हैं। उसी तरीके से वायर स्ट्रिपर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको वायर स्ट्रिपर दिख रहा है। इसकी मदद से हम वायर की इंसुलेशन या फिर कह लीजिए कोटिंग जो है उसको हटाते हैं ताकि कनेक्शन प्रॉपर बनाया जा सके। अब हम लोग बात करेंगे वायरिंग सिस्टम की, कि किन तरीके से हमारे घरों में, हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वायरिंग की जाती है। देखिए इसमें दो तरीका अपनाया जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक वृक्ष सिस्टम या ट्री सिस्टम है। अब इन दोनों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे
तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग कमरों का, जैसे 2 कमरों का या फिर एक कमरे का, एक हॉल का, हम पूरा जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसको बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं। या कह लीजिए कि जो यही तरीका आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में है। हम अलग ब्लॉक की बिजली बिल्कुल अलग कनेक्शन करते हैं और उसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से जोड़ते हैं, एमसीबी से जोड़ते हैं। या फिर हम ऐसा भी करते हैं कि अपने घरों में अलग अलग कमरों की बिजली का कनेक्शन अलग अलग करते हैं, उसके लिए अलग से हमारे पास एमसीबी लगी होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है किसी एक कमरे में, तो पूरे घर की बिजली डिस्टर्ब नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। आपका मेंटेनेंस वर्क उस पर्टिकुलर कमरे के बिजली के इक्विपमेंट के साथ या वहाँ के तारों के साथ मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा और उसको तुरंत दुरुस्त कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ एक और है कि हमें फॉल्ट ढूंढने में, जैसे अगर आपके घर में बिजली के वायर सारे छुपे होते, कंसील्ड होते हैं, लेकिन अगर उसमें कहीं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया तब आपको वो कैसे पता चलेगा कि फॉल्ट कहाँ पे है, किस सेगमेंट में है। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपनाया होगा तो वहाँ पे फॉल्ट ढूंढना बहुत ही सरल, आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर हमने हर कमरे के बिजली का कनेक्शन अलग अलग एमसीबी से जोड़ रखा है। तो हम बारी बारी से एक एक एमसीबी को ऑन और ऑफ़ करेंगे और हमें फॉल्ट का आसानी से पता चल जाएगा। आज के समय में यही तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपने देखा। ट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक सिंगल एमसीबी से सारे घर के पूरे घर, सभी कमरों के कनेक्शन होते हैं। जैसे अगर मान लिया कि हमने ये एक फेज़ और एक न्यूट्रल वायर ले गए, यहाँ पे एक कमरा है, एक कमरा यहाँ पे है, एक कमरा यहाँ और एक कमरा यहाँ है, तो ये वायर ऐसे गया, तो इसी में से आपको कनेक्शन यहाँ पर भी इस कमरे में भी मिल गया। ठीक, ये वायर आगे बढ़ा तो आपको इस कमरे में भी इसी वायर से कनेक्शन मिल गया। उसी तरीके से ये आगे जा कर के यहाँ पे कनेक्शन मिल गया और फिर इसी वायर से आपको इस कमरे में भी कनेक्शन मिल गया। अब देखिए जो सोर्स था, सोर्स यहाँ पे कहीं है, ये कहीं एमसीबी लगी हुई है। अब इसी 2 जो वायर था हमारा, इन्हीं से सभी कमरे ए, बी, सी और डी, सभी चारों कमरे में सप्लाई दी गई है। अब आप देखिए अगर इनमें से कहीं भी फॉल्ट होगा तो उसको ढूंढ पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कमरे की बिजली में, किसी भी सेगमेंट में अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो वो आपको अलग से पता नहीं चलने वाला है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, थॉरली चेक करना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी लगेगा और आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। और मैं आपको कहूँ अगर, तो ये वाला जो व्यवस्था है ये वर्तमान में बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं आ रहा है। ट्री सिस्टम जो है हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन का, या कह लीजिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं है। ये एब्सोल्यूट हो गया है, गायब हो गया है। आगे बढ़ते हैं, वायरिंग के प्रकार देख लेते हैं। एक तो अस्थायी वायरिंग होती है, दूसरी है स्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए हमने इसको फिक्स किया, उसके बाद जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हटा लिया। और स्थायी वायरिंग का मतलब क्या है, हम इस तरीके से वायरिंग करें, इन जगहों पे वायरिंग करें, ऐसे प्रक्रिया का इस्तेमाल करें कि वो जो वायर्स हम एक बार फिट कर दें वो लाइफ लॉन्ग हों, काफ़ी समय तक हों और उनका लगातार इस्तेमाल होता रहे। अस्थायी वायरिंग पे अगर हम ध्यान देंगे तो फ्लेक्सिबल वायरिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसा आपने शादी विवाह या कोई फंक्शंस में देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो ढेर सारे वायर ले आता है, उसको फैलाता है, पोल्स पे टेम्पररी पोल्स लगाता है, उससे सारे बल्ब, पंखे और ट्यूबलाइट्स वगैरह जलाता है। तो वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल वायरिंग सिस्टम है। अगर वहीं पे हम क्लीट वायरिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे पोर्सलिन की क्लीट होती है जिस पे हम वायर्स को फिक्स करते हैं। ये दिखता रहता है, वायर एक्सपोज्ड होता है। इसमें भी हम एल्यूमिनियम के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे आसानी से हम मोड़ सकें। स्थायी वायरिंग में जैसा मैंने बताया कि जो घरों में इस्तेमाल होने वाला बिजली के कनेक्शंस हैं, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हमारे घरों में इस्तेमाल होनी है वो स्थायी रूप से इस्तेमाल होनी है, तो वहाँ पर हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल, परमानेंट वायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देखिए केसिंग कोपिंग वायरिंग सिस्टम है और यहाँ पे वुडन और दूसरा पीवीसी। केसिंग कैपिंग में आप देख लीजिए क्या होता है, जैसे एक केसिंग होती है जिसको दीवार में इस तरीके से फिक्स कर देते हैं इस स्क्रू की मदद से,
इसमें हम वायर्स अपना रखते हैं, जितनी भी वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर इसके ऊपर से हम कैपिंग लगा देते हैं। तो ये कैपिंग से वायर्स छुप जाते हैं केसिंग के अंदर। तो ये सिस्टम भी काफ़ी प्रचलित था, इसमें मेंटेनेंस का काम करना आसान था। अगर कहीं फॉल्ट निकला तो हम कैपिंग को हटाते थे और आसानी से हमें दिख जाता था कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, वायर को चेंज करना है, वो भी किया जा सकता था। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपोज होता था, दिखता था, तो ये कंसील्ड नहीं रहता था, यानी छुपा नहीं रहता था, इसलिए इस पर थोड़ा सा हम इसको अवॉइड करते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा कंडुइट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कंडुइट वायरिंग में धातु यानी मेटल के पाइप भी इस्तेमाल होते थे या पीवीसी के पाइप भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए कंडुइट वायरिंग में क्या करते हैं हम, कंडुइट वायरिंग में हम पाइप को पहले से ही अपने दीवार में या अपने छतों में इस तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे अगर मान लिया कि हमें यहाँ पे कोई बल्ब जलाना है और यहाँ पे स्विच बोर्ड हमने लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, पाइप को पहले से इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से वायर को किसी मेटालिक वायर की मदद से हम इसमें इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे बल्ब में कनेक्शन कर देंगे, स्विच बोर्ड में सारा कनेक्शन बना देंगे और इसकी मदद से हम अपने पोर्ट्स तक, यानी कि जहाँ पे हमें बिजली के उपकरण चलाने हैं वहाँ तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ये धातु के भी होते हैं और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पाइप्स हैं ये लाइट वेट होती हैं, ये ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट भी, कुछ हद तक फायर रेजिस्टेंट भी होती हैं और इसमें इनके साथ काम करना आसान है, यानी इसके फिटिंग्स को बनाना आसान है। आप बड़े आसानी से इसको काट सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इसमें बेंड वगैरह भी लगा सकते हैं, जंक्शंस बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी कंडुइट वायरिंग में पीवीसी वाली। लेकिन जो कंसील्ड वायरिंग है ये सबसे सुंदर है, सबसे बेहतरीन है। इसमें कुछ भी आपको कोई भी चीज़ दीवार से या छत से बाहर नहीं दिखता है। यानी कि हम कंडुइट को, जो पीवीसी की पाइप है, इसको पहले तो जो हमारी स्लैब कास्टिंग होती है, यानी कि रूफ कास्ट हो रही है, आरसीसी की कास्टिंग हो रही है, उसी दौरान अपने प्लान के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से हम उसमें पीवीसी के पाइप्स डाल देते हैं। और फिर जब एक बारी हम दीवार बना रहे होते हैं तो उसमें भी हम ग्रूव्स को कट करते हैं ग्राइंडर की मदद से और अपनी जो कंडुइट्स है, पाइप है, उसको उन दीवार के अंदर फिट कर देते हैं और फिर ऊपर से हम उसको प्लास्टरिंग के माध्यम से उसको कंसील कर देते हैं। तो ये सबसे सुंदर दिखता है। इसमें समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अगर कभी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तो फॉल्ट को ढूंढना कि किस जगह पे, किस पर्टिकुलर जगह पे फॉल्ट हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने वायरिंग ठीक ढंग से की है, सारे इक्विपमेंट को अच्छे से रेट करके आपने एमसीबी लगाई हुई है, तो इस तरीके के फॉल्ट नहीं होंगे और आपको कभी ऐसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के जो हाई एंड मकान है या फिर कह लीजिए जो आवासीय परिसर हैं, वहाँ हर जगह पे कंसील्ड वायरिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सुरक्षा सावधानियों के बारे में जान लेते हैं कि जब भी आप कार्यशाला में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको कुछ सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप जो औजार, उपकरण, मशीन या कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अनभिज्ञता में, अनजाने में कुछ ऐसे बटन दबा दें, कुछ ऐसे लीवर को पुल कर दें जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए। तो आपको सबसे पहले जो मशीन या जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में भली भांति परिचित हों। अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो मशीन के साथ काम करना ठीक नहीं रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। मतलब बड़े ही इत्मीनान से आप कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसके सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनका अनुपालन करते हुए ही आपको कार्य करना चाहिए। इससे दुर्घटना होने का संभावना कम होता है। कार्यस्थल का वातावरण सही अगर नहीं हो तब भी दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। मसलन अगर कहीं आप ऐसे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जहाँ पे फर्श पे फिसलन है तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या कम रोशनी है, साफ़ हवा का आना जाना नहीं है, तब भी आपको उलझन होगी। और जब एक बारी उलझन होगी तो आपका एफिशिएंसी, जो उसकी कार्य क्षमता है, वो प्रभावित होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कार्यशाला का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके कार्यशाला में या वर्कशॉप में
बहुत ज़्यादा गर्मी लगे या बहुत ज़्यादा ठंडी लगे, क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों में जो वर्कर होंगे उनकी कार्य क्षमता कम होगी और दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सबसे बेहतरीन विकल्प होता है किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कि हम सटीक और सही औजारों मशीनरीज़ का इस्तेमाल करें। मसलन जो मशीनरी जिस पर्टिकुलर काम के लिए बनी है हम उसी काम में उसका इस्तेमाल करें। जुगाड़ के चक्कर में हम कोई मशीन को कहीं ज़बरदस्ती फ़िट ना करें या किसी औजार को ज़बरदस्ती फ़िट ना करें। अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो वहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई क्रेन है जो 10 टन वज़न उठाने के लिए डिजिग्नेटेड है, तो उससे कभी भी आप 11 टन का वज़न उठाने का प्रयास कतई ना करें, क्योंकि वो हो सकता है कि एक बारी वज़न वो 11 टन उठा ले, लेकिन आप दुर्घटना के शिकार होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ सुरक्षा सावधानियां हैं, एक चित्र के माध्यम से हम आपके साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड और आग बुझाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे ITIs में भी जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो फर्स्ट एड का ही होता है। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि अगर कार्यशाला में कार्य करते समय अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें त्वरित तौर पे कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए। सबसे पहले अगर आग लगी हुई है तो उसके बुझाने अग्निशमन के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अग्निशमक यंत्र को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पानी की बौछार किन स्थितियों में करते हैं, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। रबर के जूते पहने बिना कार्यशाला में नहीं जाना चाहिए जहां विद्युत का कार्य हो रहा हो या विद्युत के उसमें संपर्क में आने की संभावना ज़्यादा हो। सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा चिन्हों के बारे में जानकारी और उनका अनुपालन करना, क्योंकि सुरक्षा चिन्ह अगर कहीं पे कुछ लगा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना है, यहाँ पे फर्श गीला है, यहाँ पे कोई हैवी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो उन सभी सुरक्षा चिन्हों के बारे में आपके पास सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और उसका अनुपालन यानी उसके उन सूचना चिन्हों पे जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। और आपको डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम और थाने का टेलीफोन नंबर आपके पास होना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एक अच्छे वर्कर में और एक ख़राब वर्कर में जो सुरक्षा के प्रति जो है लापरवाह है उसमें क्या अंतर होते हैं। एक ही व्यक्ति को दो हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए, सबसे अगर इसके स्लीव्स की बात करें तो लूज स्लीव, लूज कफ्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको टाइट करिए। बड़े हेयर, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट। देखिए, इधर वाला एक परफेक्ट व्यक्ति है, इधर वाला जो है लापरवाह है। इसके पास लॉन्ग हेयर है जो मशीन में कभी भी उलझ सकते हैं। ये शार्प चीज़ें जो टूल्स हैं वो अपने जेब में रखा हुआ है जो कभी भी इसको चुभ सकते हैं, लेकिन ये बंदा एकदम नीट एंड क्लीन है। कफ देखिए इसका खुला हुआ है बट इसने फोल्ड करके उसको प्रॉपरली किया है। बटन्स सारे के सारे बंद होने चाहिए, प्रॉपरली टक होने चाहिए। जो आपके पजामे हैं वो लूज़ नहीं होने चाहिए, वो भी चुस्त होने चाहिए, फिट होने चाहिए। सेफ्टी बूट्स पहनने चाहिए। लाइट वेट शूज़ को कभी भी कार्यशाला में पहनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एड किट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है जो हमारे फर्स्ट एड किट में होने चाहिए। सबसे पहले आयोडीन टिंचर आयोडीन होना चाहिए कि अगर कहीं चोट लग गया तो वहाँ पर आप तुरंत आयोडीन से उसको क्लीन करें। टिंचर बेंजीन होना चाहिए। डेटॉल वगैरह होना चाहिए क्लीननेस के लिए। बर्नॉल जलने के लिए। दर्द निवारक कुछ एक दो गोलियां। बैंडेज, रुई, कच्चा प्लास्टर और लकड़ी की खपच्चियाँ होनी चाहिए। अगर कभी मान लीजिए किसी के साथ दुर्घटना होती है, कोई अस्थि पंजर टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो लकड़ी की खपच्चियाँ होती हैं उनके मदद से आप कच्चा प्लास्टर तुरंत लगा करके ताकि उसमें दर्द कम किया जा सके। ये प्राथमिक उपचार के लिए है ताकि आप उस व्यक्ति को जब तक अस्पताल ले जाएं या किसी भी इंस्टीट्यूशनल मेडिकेशन के लिए जब तक ले जाएं तब तक उसके पास कुछ ना कुछ राहत उसको मिलती रहे। कुछ दर्द की गोलियां खिला दिया, चोट लगी तो उसको डेटॉल वगैरह से साफ़ किया, उसके ऊपर आपने आयोडीन का टिंचर आयोडीन वगैरह लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि उसके घाव ठीक रहेंगे, थोड़े से एक्सपोज कम होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, ब्लड निकल रहा होगा तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। अब प्राथमिक उपचार के लिए 2-3 चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको चोट पीड़ा की स्थिति देखकर घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि घबराएंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब दुर्घटना के बारे में बातचीत करके समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका प्राथमिक उपचार देना चाहिए। मसलन आप अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, अगर कार्यशाला में चोट लग गई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर वो कहीं दबा है, मुड़ा है, तो उसके जिन कारणों से वो दबा है
या जिन चीज़ों की वजह से वो प्रभावित है उसको पहले हटाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई भारी वजन उसके ऊपर गिरा हुआ है तो भारी वजन सबसे पहले हटाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि तुरंत देखना चाहिए कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। फिर यह तीसरी चीज़ ये हमें ध्यान देनी चाहिए कि उसका जो सांस है वो चल रही है या नहीं। अगर सांस अवरुद्ध हो रही है तो उसको उसके चेस्ट पे पंप करना चाहिए, या फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उसको उसके साथ करना चाहिए, उसको हवा देनी चाहिए। उसके बाद आप उसके पल्स को चेक करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। इन चीज़ों के दौरान आप अगर ब्लड निकल रहा होगा तो उस पर पेस्ट लगाएंगे, उसको बांधेंगे, और ताकि ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ ना हो, रुक जाए, ब्लड लॉस उसके बॉडी में ना हो। इस तरीके से अगर बिजली से अगर कोई व्यक्ति चिपका हुआ है तो हमें सावधानी पूर्वक कोई सूखे डंडे से उसको बिजली के संपर्क से दूर करना चाहिए। जल्दबाजी में खुद हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए उस समय। अगर बिल्कुल जो पहले ही बिंदु पे हम चर्चा की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि घबराने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मसलन अगर कोई बिजली के संपर्क में है तो आप अगर तुरंत उसको जाके टच करेंगे तो आप भी संपर्क में आ जाएंगे। जैसे देखिए इस चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि इस व्यक्ति को बिजली का झटका लगा हुआ है। इस बंदे ने जो उसको बचाने आया है वो एक डंडे से, सूखे डंडे से, लकड़ी के सूखे डंडे से उसको हटा रहा है, उसके कनेक्शन से दूर कर रहा है। ये सबसे सटीक तरीका है। ध्यान में रखने वाली बात है कि कभी आप मेटल के पाइप से उसको हटाने का प्रयास ना करें। जले हुए व्यक्ति को कंबल से ढक दें, हवा न लगने दें, जिससे इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। आग लगने की स्थिति में, बिजली के झटके आने की स्थिति में कार्यशाला में मेन स्विच, जो मेन सप्लाई बोर्ड है, उसको बंद कर दें। अब देखिए आग कई श्रेणी के, फटाफट हम चर्चा करेंगे। श्रेणी एक की जो आग होती है वो लकड़ी, जूट, कपड़ा, कागजों में लगी होती है। इसको बुझाने के लिए आप सिंपल पानी की बौछार कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब हम श्रेणी बी की बात करेंगे तो ये मिट्टी के तेल, पेट्रोल या कोई भी ज्वलनशील फ्लूइड की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें भरी होती है गैस, उसकी मदद से इस आग को बुझा सकते हैं। श्रेणी सी की जो आग होती है वो एलपीजी गैस या कोई भी ज्वलनशील गैस की वजह से होती है, जिसमें फिर से आप अग्निशमक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फोम हो या फिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद हो। श्रेणी डी की जो आग होती है बिजली के तारों द्वारा या उपकरणों में लगी होती है। इनको बुझाने के लिए आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले अग्निशमक यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो श्रेणी डी की आग है वहाँ पे कभी भी पानी का छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं होती है।